चलो, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सबको? स्लाइड है। चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही बेटा सबको? टेक्स्ट करो फटाफट। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले रिगार्डिंग द क्रोमोसोम। ओके, सो chromosomes. Now, what are the chromosomes? तो सबसे पहले तो ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो एक्चुअल में अगर देखें तो ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है बेटा। ये जो वर्ड है अभी यहाँ पे zomes, it means it's a body, okay, and chrome means it's a color body, okay. क्रोमोसोम मतलब क्या हो गया बेटा? ये कलर बॉडी हो गई। सो ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम कहाँ पे है? अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें बेटा, तो यूकैरियोटिक सेल में मान लो ये सेल वॉल मैंने निकाली, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा। सपोज ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। और इसके अंदर ये है ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। फर्दर इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये सेल का कंट्रोलिंग सेंटर होगा, और उसी कंट्रोलिंग सेंटर को हम सिंपली क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस कहेंगे, बराबर है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल होगा, और जिस जेनेटिक मटेरियल को हम नाम देते हैं बेटा क्रोमोसोम, ठीक है ना। सो ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है? सो क्रोमोसोम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, और इन 3 कंपोनेंट्स में से 2 कंपोनेंट्स रहेंगे बेटा डीएनए, आरएनए। ऑलरेडी अपन डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ चुके बेटा। डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए मींस राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है बेटा। और फर्दर डीएनए और आरएनए के साथ यहाँ पे प्रेजेंट होंगे कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स की वहां पे जरूरत है, और उन प्रोटीन्स को बेटा कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन्स। नाउ व्हाट आर द रोल और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हिस्टोन प्रोटीन्स? तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स है क्या बेटा? देखो, सो अभी पहले तो डीएनए के बारे में देखते हैं। डीएनए हमेशा क्या होता है बेटा? डबल स्ट्रैंडेड होता है, बराबर है। डीएनए में ये 2 स्ट्रैंड्स रहेंगे। दोनों स्ट्रैंड जो है डीएनए के, दोनों स्ट्रैंड्स में भाई एसिड है। एसिड है मतलब चार्ज क्या होगा बेटा? निगेटिव चार्ज होगा, बराबर है। ये देखो बेटा निगेटिव चार्ज, और ये दोनों में निगेटिव चार्ज हो गया तो एक्चुअल में यहाँ पे रिपल्शन होना चाहिए, लेकिन ये रिपल्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा? क्योंकि ये हिस्टोन प्रोटीन्स वहां पे प्रेजेंट है जो बेसिक है, और बेसिक होने की वजह से इसका चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा बेटा, बराबर है। पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिव पॉजिटिव में एक्चुअल में वहां पे अट्रैक्शन होगा। एज अ रिजल्ट डीएनए की वहां पे कॉइलिंग होगी, और ये हिस्टोन प्रोटीन वहां पे इंपॉर्टेंट है जस्ट फॉर द कॉइलिंग ऑफ डीएनए। क्योंकि डीएनए अगर कॉइल नहीं हुआ बेटा, तो डीएनए जिस न्यूक्लियस के अंदर है उस न्यूक्लियस की साइज बहुत स्मॉल है, बराबर है। और उस स्मॉल साइज के न्यूक्लियस में डीएनए को एकोमोडेट करने का काम ये हिस्टोन प्रोटीन का होता है। चलो, यहां तक समझ में आ गया बेटा सबको?
फटाफट टेक्स्ट करो। यस, आगे डिस्कस करते हैं। ये तो अपन ऑलरेडी इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस करते हैं। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होगा? अनुराग, उसका काम बस डीएनए की पैकेजिंग करना है, कॉइलिंग करना है, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, बाकी सब हर एक प्रोटीन का अलग अलग रोल है। सो यहाँ पे अभी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस। तो क्रोमोसोम में जो हाफ पार्ट होता है उसको कहा जाता है बेटा क्रोमैटिड, ठीक है। ये देखो, ये जो पार्ट है क्रोमोसोम का हाफ पार्ट, इसको क्या नाम दे दिया बेटा? क्रोमैटिड। मतलब इसी को अपन क्रोमोसोमल आर्म भी कह सकते हैं। और ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है, और इन दोनों क्रोमैटिड्स को ज्वाइन करने का काम किसका होगा? इन दोनों को ज्वाइन करने का काम होगा बेटा सेंट्रोमियर का, ठीक है। अब ये सेंट्रोमियर का रोल क्या है? ज्वाइनिंग ऑफ टू क्रोमैटिड्स। तो मतलब किसी सेल में अगर एक क्रोमोसोम है तो ये क्रोमोसोम किससे बनेगा बेटा? वन क्रोमोसोम इज फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग ऑफ टू क्रोमैटिड्स। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स रहेंगे और दोनों क्रोमैटिड्स को ज्वाइन करने के लिए वहां पे प्रेजेंट होगा एक सेंट्रोमियर। अब फर्दर ये सेंट्रोमियर का ये काम हो गया था, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम का एक पार्ट, दैट इज द chromosomes which helps in the process of sex determination। तो ये जो क्रोमोसोम्स है इनका रोल सेक्स डिटर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। अब सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रोमोसोम्स कैसे यूजफुल होंगे उसकी पूरी मैकेनिज्म मैं आपको बताऊं, लेकिन उसके लिए आपको दो बायोलॉजी की बहुत बेसिक कंसेप्ट्स पता होना बहुत जरूरी है। वन इज डिप्लॉयड एंड अदर वन इज हैप्लॉयड। देखो बेटा, डिप्लॉयड दैट इज 2n एंड हैप्लॉयड दैट इज n। सो ये n का मीनिंग क्या है? हियर दिस n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। n मतलब क्या होगा बेटा? क्रोमोसोम का सेट। सो हैप्लॉयड मतलब अगर वहां पे प्रेजेंट है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का एक ही सेट है, हर एक क्रोमोसोम की सिर्फ एक एक कॉपी रहेगी, उसको अपन कहेंगे हैप्लॉयड। और डिप्लॉयड मतलब क्या होगा बेटा? डिप्लॉयड मतलब वहां पे होंगे टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब हर एक क्रोमोसोम की दो कॉपीज रहेंगी, उसको कहेंगे अपन डिप्लॉयड। मतलब उस ऑर्गेनिज्म में ये एक क्रोमोसोम हो गया बेटा, ये दूसरा क्रोमोसोम, तो दोनों क्रोमोसोम ऐसे सेट फॉर्म में है। बल्कि हैप्लॉयड जो होगा उसमें सिर्फ क्रोमोसोम का सिंगल सेट रहेगा। सो इसमें अगर ह्यूमन की बात करें बेटा अपन, ह्यूमन बीइंग आर डिप्लॉयड। तो अपनी बॉडी की सभी सेल्स अगर गैमेट छोड़ दे तो सभी सेल जो है वो डिप्लॉयड है, ठीक है। सो डिप्लॉयड हैप्लॉयड कंसेप्ट क्लियर होगी? टेक्स्ट करो। यस और नो? चलो वेरी गुड। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं बेटा कि ये क्रोमोसोम जो है ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। पहले एग्जांपल मैं आपको ह्यूमन बीइंग का बताता हूं। सो दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। चलो बेटा ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल देखते चलो।
सो ह्यूमन बीइंग में सपोज मेल और इधर मैंने निकाला बेटा फीमेल। मुझे बताओ प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है ह्यूमन बीइंग में मेल हो या फीमेल हो दोनों में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा? कोई बता सकता है? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल? एनीवन? केतन पाटिल का आंसर है 23। और कोई? नो वन? ओके चलो, किमया का कहना है 46, मोहित का भी आंसर है 23, प्रिया से 23 पेयर, आदिति से 20, यस तो 23 पेयर है बेटा, ठीक है ना केतन? 23 पेयर है। अभी जो मैंने बताया ना आपको कि ह्यूमन बीइंग क्या है बेटा? डिप्लॉयड है, बराबर है। तो डिप्लॉयड मतलब क्या कहा मैंने? हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज रहेंगी। तो मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 क्रोमोसोम्स की पेयर्स है बेटा, और 23 पेयर्स हो गई मतलब ऑब्वियस क्रोमोसोम का नंबर हो गया 46, ठीक है ना? अब इसमें सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होगा वो डिस्कस करते हैं बेटा। अब देखो मेल है तो चलो मेल में 46 क्रोमोसोम मैंने निकाले, फीमेल में 46 क्रोमोसोम निकाले बेटा। अब मेल में जो 46 क्रोमोसोम है उन 46 क्रोमोसोम में से 44 जो क्रोमोसोम्स है उसके आगे क्या लिखा मैंने? उसके आगे लिखा बेटा मैंने ऑटोसोम। क्या लिखा? ऑटोसोम। सो ऑटोसोम का मीनिंग क्या होता है बेटा? ऑटोसोम का मीनिंग होता है सोमैटिक क्रोमोसोम। क्लियर है? अब चलो पिछली स्लाइड पे ही लिख के देता हूं मैं वो ऑटोसोम एक्चुअल में है क्या। सो दीज ऑटोसोम्स are also called as a somatic chromosome। क्या कहा बेटा मैंने? Autosomes are also called as a somatic chromosome because these chromosomes controls the somatic character। somatic characters मतलब वो रहेंगे बेटा अपने बॉडी के कैरेक्टर, जैसे कि स्किन कलर है, हेयर कलर है, आई कलर है, बराबर कि नहीं? ये सब सोमैटिक कैरेक्टर्स है और ये सोमैटिक कैरेक्टर्स सेम रहेंगे किसमें? दे आर सिमिलर इन मेल एज वेल एज इन फीमेल। तो उसमें से कितने क्रोमोसोम? 46 में से देखो बेटा 46 में से 44 जो है वो ऑटोसोम है, बराबर है, मतलब वो बॉडी कैरेक्टर कंट्रोल करने वाले। और सिमिलरली फीमेल्स में अगर हम देखें तो 46 में से 44 क्रोमोसोम्स क्या है? ऑटोसोम्स है बेटा, 44 ऑटोसोम्स है। तो बस 2 क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल में डिफर करते हैं और उन्हीं क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं बेटा सेक्स क्रोमोसोम, बराबर कि नहीं? और आपको पता होगा सेक्स क्रोमोसोम क्या है बेटा? XY मेल में, और फीमेल में क्या रहेगा? XX रहेगा। अब ये हो गए भी दोनों मेल और फीमेल। अब इनमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत होती है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स की जरूरत होती है। अब गैमेट्स कैसे बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं बेटा सेल डिवीजन से। देखो कल के लेक्चर में बताता मैंने, अभी आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा है बेटा, है ना? कल के लेक्चर में बताता मैंने ये जो मियोसिस प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है गैमेटोजेनेसिस के लिए। जेनेसिस का मीनिंग होगा फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? गैमेट्स का। और ये गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस वहां पे होता है बेटा। मियोसिस को मैंने कहा था रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन क्यों? पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम थे ना, उसमें से इधर आ गया बेटा 23, बराबर है। कल के लेक्चर में ही ये मैंने आपको बताया था, होप सो याद है आप सभी को। अब क्या होगा देखो, इसमें से 46 क्रोमोसोम देखो बेटा, अभी इस मेल में सेक्स गैमेट्स बनने के लिए मियोसिस तो होगी तो मियोसिस करते हैं। चलो ये हो गया बेटा, इधर भी मियोसिस। अब मियोसिस तो रिडक्शन डिवीजन है बेटा, तो रिडक्शन है तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा ना, तो 44 के हाफ कितने हो गए? 22 हो गया बेटा, बराबर है। ये 22 इधर लिखा मैंने, 22 इधर लिखा, बराबर है। अब ये तो ऑटोसोम का हो गया। अब अपन सेपरेट करते बेटा सेक्स क्रोमोसोम को। सेक्स क्रोमोसोम 2 है, उसमें से एक को मैंने लिख लिया इधर X और दूसरे को मैंने लिखा बेटा Y। तो इसका मतलब मेल में 2 टाइप के गैमेट्स बनते हैं बेटा,
50% of gametes in male are having a X chromosome while 50% gametes are having a Y chromosome. बराबर कि नहीं बेटा? ये देखो, अब फीमेल में भी वैसे ही करते बेटा, फीमेल में भी मियोसिस होगा तो 44 ऑटोसोम के अपोजिट 22 ऑटोसोम रहेगा एक्स क्रोमोसोम के साथ और रिमेनिंग 22 रहेंगे बेटा दूसरे एक्स के साथ। इसका मतलब फीमेल्स में जो भी गैमेट्स है जिसको अपन सिंपली एग्स या ओवा कहते हैं बेटा, तो सभी के सभी गैमेट्स में एक्स क्रोमोसोम है ना। टोटल जितने भी एक्स रहेंगे हर एक एक्स में एक्स क्रोमोसोम होगा बेटा। देखो ये अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, रैंडम फ्यूजन होगा। ये दोनों कौन से गैमेट है भाई, एमजी मतलब मेल गैमेट, ये क्या है बेटा, एफजी मतलब फीमेल गैमेट। अब इधर इस एक्स क्रोमोसोम को मैंने इसके साथ पेयर कर दिया, देखो बेटा, तो 22 हो गए 44 ऑटोसोम और इधर का एक्स और इधर का एक्स। तो इस ऑफस्प्रिंग को आप क्या कहोगे बेटा, डॉटर कहोगे या सन कहोगे, बताओ इस ऑफस्प्रिंग को आप क्या कहोगे, वेदर इट इज डॉटर और सन। चलो टेक्स्ट करो फटाफट, अगर डॉटर लगता है तो डी टेक्स्ट करो, सन लगता है तो यस टेक्स्ट करो। वेरी गुड, तो ये होगी बेटा डॉटर, है ना। और ये जो दूसरा है ये वाला, ये वाई एक्स के साथ फ्यूज हो गया भाई, बराबर की नहीं। सो इधर 44 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई, तो ये हो गया बेटा सन, बराबर। अब इसमें से इसके बेसिस पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक मैं अभी आपको बताता हूँ, सीटी 2020 का ही क्वेश्चन है, कपल इज हैविंग 11 डॉटर्स। क्वेश्चन ध्यान से सुनो बेटा, कपल इज हैविंग 11 डॉटर्स, व्हाट आर द चांसेस ऑफ डॉटर इन द 12th ऑफस्प्रिंग। जो उनका 12th ऑफस्प्रिंग है वो डॉटर आने के चांसेस कितने, 25%, 50%, 75%, 100%। चलो बताओ, जो भी आपको आंसर लगता है टेक्स्ट करो मुझे। अदिति चेतन का आंसर है 50%, और वैष्णवी से 25, किमया 50, केतन 50, साक्षी से 50%। चलो फटाफट बताओ, प्रिया का आंसर है 50%। तो बेटा मोस्ट ऑफ लोगों का आंसर सही है 50%। एवरी टाइम देयर आर इक्वल चांसेस फॉर डॉटर एंड सन। हर बार वहां पे वो पिछली हिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं होगा बेटा, वो तो बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाएगा। 50% चांसेस फॉर डॉटर एंड 50% चांसेस फॉर सन। चलो दूसरा क्वेश्चन अब मैं आपको पूछता हूँ। इन केस ऑफ मेल, सेक्स डिटर्मिनेशन इज डिपेंड ऑन द गैमेट्स ऑफ फादर मदर। दो ही ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। आप जो अगले जनरेशन का ऑफस्प्रिंग है वो डॉटर होगा कि सन होगा, ये किसके गैमेट्स डिसाइड करेंगे। चेतन का आंसर है फादर, किमिया सेज फादर, ओके, तो मतलब ऑलमोस्ट सबका आंसर वही है, करेक्ट है। चलो तो मुझे बताओ आप लोगों ने ये फादर या मेल गैमेट जो आंसर दिया, आंसर तो सही है, कोई रीजन बता सकता है उसका कि आंसर क्यों आया ये, सिद्धि बता सकते हो बेटा। सिद्धि और कोई, यस ठीक है, फादर इज अ हेट्रोगैमेटिक, जैसे कि अभी दो तीन लोगों ने आंसर दिया बेटा, प्रिया ने दिया, केतन ने दिया, क्योंकि फादर में दो टाइप के गैमेट्स होते बेटा, है ना, एक एक्स और वाई। फीमेल में तो हमेशा फिक्स ही रहेगा ना, फीमेल में तो हमेशा एक्स ही गैमेट है बेटा। तो अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फ्यूज हो गया तो डॉटर, मेल का वाई फ्यूज हो गया तो सन। सो इसीलिए हमेशा ये ध्यान में रखना बेटा, हमेशा एक बात ध्यान में रखना, ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, इसके आगे मैं और कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा,
ऑर्गेनिज्म कोई भी हो जिसमें 2 टाइप के गैमेट्स है ना, वो सेक्स डिसाइड करेगा। चलो इसके रिलेटेड और कुछ एग्जांपल्स है मैं आपको बताता हूँ। सेकंड एग्जांपल देखो बेटा, सेकंड एग्जांपल इज दैट ऑफ ZW ZZ। अब इसमें ZW जो है बेटा वो फीमेल होती है और ZZ मेल होता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये बर्ड्स में और फिशेस में आ सकता है। तो मुझे बताओ बेटा, बर्ड्स और फिशेस में अपकमिंग ऑफस्प्रिंग का सेक्स कौन डिसाइड करेगा, फीमेल या मेल? बताओ फटाफट, फीमेल या मेल? वेरी गुड, मोस्ट ऑफ सभी का आंसर सही है, क्योंकि उसमें फीमेल के 2 गैमेट्स रहेंगे बेटा, जिसके 2 गैमेट है वो सेक्स डिटरमाइन करेगा, बराबर है। सो ये एक कंडीशन। चलो आगे कंटिन्यू करते, और एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एक्स नॉट, इसको एक्स और रीड नहीं करना है बेटा, एक्स नॉट उसको रीड करोगे आप, एक्स फीमेल, एक्स नॉट मेल। और इसका एग्जाम्पल है जितने भी इंसेक्ट्स है, कॉकरोच से लेके ग्रास हॉपर तक, सभी में ये रहेगा बेटा एक्स नॉट टाइप। तो इसमें क्या होगा बताओ, सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा? वेरी गुड मोहित, फीमेल आंसर गलत है भाई, इसमें आंसर आएगा मेल। मतलब एक्स नॉट जो है ना, क्योंकि उसके मेल के गैमेट्स में 50% क्रोमोसोम में एक्स होगा, 50% में एक्स क्रोमोसोम ही नहीं बेटा, मतलब ये भी तो 2 टाइप के गैमेट हो गए ना, तो इसीलिए मेल वहां पे सेक्स को डिटरमाइन करेगा। चलो, एक हनी बी जो होती है बेटा, हनी बी में एक स्पेशल टाइप ऑफ पैटर्न है, वो मैं बताता हूँ आपको। हनी बी, लास्ट एग्जांपल है वो सेक्स डिटरमिनेशन का, दैट इज इन केस ऑफ हनी बी। तो जो हनी बी है, हनी बी में जो पैटर्न है बेटा सेक्स डिटरमिनेशन का, उस पैटर्न को कहा जाता है हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। क्या नाम दे दिया बेटा उसको मैंने? हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। प्रिया का क्वेश्चन है, वैसा तो पॉसिबल ही नहीं बेटा, दोनों गैमेट्स तो सेम ही रहेंगे ना। प्रिया क्लियर है? वैसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है ना प्रिया? वो तो दोनों एक ही टाइप के, मतलब एक ही सोर्स से है, फर्टिलाइजेशन होने के लिए दोनों के रिसेप्टर्स मैच होना बहुत जरूरी है। सो हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम हनी बी का एग्जांपल है बेटा। पहले तो मैं हनी बी में जो बीज है, बीज कितनी 3 टाइप की होती है वो बता दो बेटा। जो हनी बी में जो बीज होती है, 3 टाइप की बीज होती है बेटा हनी बी में। एक जो बी होती है वो है क्वीन, ठीक है बेटा। सेकंड टाइप की बी होती है वर्कर, और थर्ड टाइप की बी है ड्रोन। ये 3 टाइप की बीज हनी बी में, कोई भी हनी कॉम्ब हो उसमें होंगी बेटा। अब इसमें अगर हम देखें, वन से किसी का डाउट है शायद, चेतन, यस, वो तो क्या है बेटा, वो तो हर्मेफ्रोडाइट्स है ना, जो नॉन कॉर्डेट्स के मेंबर्स है, राउंड वर्म ले लो, प्लैटीहेल्मिन्थ्स ले लो, कुछ ऑर्गेनिज्म जो नॉन कॉर्डेट मेंबर है वो तो बायसेक्सुअल है। तो सिंगल बॉडी में मेल गैमेट भी रहेगा, फीमेल गैमेट भी रहेगा, ठीक है। हाँ, चेतन कहाँ से हो भाई? चेतन कौन सा स्कूल है? जेएनवी कौन सा? जलगांव, ओके। अब इसमें क्वीन, वर्कर, ड्रोन, तीनों में क्या डिफरेंस है बेटा? ये जो क्वीन बी है ये फीमेल बी है, ड्रो वर्कर जो होती है ये भी फीमेल ही होती है बेटा, वर्कर इज ऑल्सो फीमेल। और जो ड्रोन है ना वो मेल भी होती है। तो फिर डिफरेंस क्या है क्वीन और वर्कर? देखो बेटा, सेकंड बी को, वर्कर को मैंने वर्कर क्यों कहा?
उसका काम क्या होता है? सिर्फ हनी बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा, जो फ्लावर का नेक्टर होगा वो कलेक्ट वो करना उसका काम है ना, हमेशा वो वर्क करते रहेगी, वर्कर बीज। और ये जो क्वीन है ना बेटा, ये क्वीन किसी तरह का वर्क नहीं करेगी। क्वीन एकदम आराम से बैठ के सब जो हनी का जो सबसे न्यूट्रिशियस पार्ट है बेटा, कुछ काम नहीं करेगी ये। लेकिन हनी का सबसे न्यूट्रिशियस जो पार्ट होता है ना, और क्वीन उस पर फीड करते हैं, इसलिए उसको रॉयल जेली भी कहा जाता है। कुछ काम नहीं करेगी, फिर भी हनी के सबसे न्यूट्रिशियस पार्ट पे वो फीड करेगी। और इस वजह से इन दोनों में डिफरेंस ये हो जाता है बेटा कि जो क्वीन बी है वो क्वीन बी फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब जिसमें गैमेट प्रोड्यूस होंगे बेटा, अगर वो गैमेट प्रोड्यूस करती है मतलब वो फर्टिलाइजेशन में यूजफुल होगी। और जो वर्कर बी है, ये वर्कर बी कैसी रहेगी बेटा? ये स्टराइल रहेगी, मतलब इसमें किसी तरह के गैमेट्स नहीं बनेंगे। और ये जो मेल है, ये मेल हमेशा फर्टाइल ही रहेगा। तो तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। अभी तो मैं पैटर्न बताऊंगा आगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। अभी यहां तक समझ में आ गया कि फर्टाइल स्टराइल मतलब क्या है? फर्टाइल मतलब जिसमें गैमेट्स बनेंगे, स्टराइल मतलब जिसमें गैमेट्स नहीं बनेंगे। क्लियर? टेक्स्ट करो फटाफट। ओके चलो आगे पूछो। सो हनी बी में देखो बेटा, अभी एक्चुअल में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। सो उस सिस्टम को मैंने नाम दिया हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। हैप्लोडिप्लॉइड क्यों कहा? देखो सपोज ये फीमेल और इधर मैंने लिखा बेटा मेल, तो फीमेल में क्रोमोसोम, फीमेल्स हमेशा 2n होती है बेटा। 2n का मीनिंग बताया मैंने, डिप्लॉइड होगी वो। और डिप्लॉइड फीमेल में क्रोमोसोम का नंबर रहेगा 32। क्लियर है बेटा? और जो मेल है ना, मेल में क्रोमोसोम का नंबर रहेगा बेटा 16, क्योंकि मेल हैप्लॉइड है, फीमेल डिप्लॉइड है। तो मेल में जितने क्रोमोसोम है, मतलब हर एक क्रोमोसोम की एक ही कॉपी बेटा, और उसके डबल क्रोमोसोम फीमेल में। चलो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? गैमेट्स। गैमेट्स बनना बहुत जरूरी है। तो ये जो गैमेट्स है, ये गैमेट्स मियोसिस से बनेंगे, बराबर है? तो ये फीमेल जो है, ये फीमेल क्या है? डिप्लॉइड है। तो उसमें गैमेट्स बनने के लिए मियोसिस होगा बेटा। और मियोसिस जैसे कि कल के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि वो एक रिडक्शन डिवीजन है। तो रिडक्शन डिवीजन होने की वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा ना। तो देखो ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमेट बन गए। अब इन गैमेट्स को अपन कहेंगे बेटा FG, मतलब फीमेल गैमेट हो गई है, बराबर है? लेकिन अब आते हैं मेल की तरफ। मेल तो हमेशा हैप्लॉइड है बेटा। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कभी भी मियोसिस नहीं होती। हैप्लॉइड सेल में कभी भी मियोसिस नहीं होती। मियोसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिर्फ डिप्लॉइड में होगी। वैसा क्यों? उसके लिए सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ना है हमें 11th में। तो मतलब इसमें गैमेट्स बनने के लिए माइटोसिस होगा। ये ऐसे बहुत एक्सेप्शनल एग्जांपल्स होते हैं बेटा कि हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस हो रही है, अदरवाइज वो डिप्लॉइड सेल में ही मोस्टली भी होती है। और इसमें माइटोसिस तो आपको पता है कि इक्वेशनल डिवीजन है, तो बेटा गैमेट में तो क्रोमोसोम उतना ही रहेगा। तो ये बन गया बेटा मेल गैमेट। तो अब ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होगा बेटा, और दोनों के फ्यूजन से वहां पे बन गया डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो ये डिप्लॉइड है, तो मतलब मुझे बताओ इसको आप क्या कहोगे, फीमेल या मेल? टेक्स्ट करो बेटा। तो ये दोनों का फ्यूजन हुआ, दोनों का फ्यूजन हुआ मतलब उस प्रोसेस को अपन कहेंगे बेटा फर्टिलाइजेशन। बताओ फटाफट। सिद्धि, किमया, प्रिया, ओके। बस 2-3 ही लोग तो आंसर दे रहे हो, बाकी लोग सब लोग रिप्लाई करो फटाफट। मोहित, वैष्णवी, ओके। तो फीमेल, वो क्या होगा बेटा? फीमेल होगा, जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, बराबर कि नहीं? लेकिन अब देखो बेटा ये फीमेल गैमेट है ना, ये जो फीमेल गैमेट है इसका फ्यूजन अभी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो अब एक नई कंसेप्ट आपको पता चलेगी बेटा, और उस कंसेप्ट को अपन कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस। देखो बेटा क्या हो गया? पार्थिनोजेनेसिस। नाउ व्हाट इज द पार्थिनोजेनेसिस? It is the process of formation of new organism
विदाउट द फर्टिलाइजेशन। जिस प्रोसेस में नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो भी कैसे बनेगा बेटा, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होगी वो पार्थिनोजेनेसिस होगी, और उसमें आने वाला ऑर्गेनिज्म तो हैप्लॉइड ही रहेगा। तो हैप्लॉइड रहेगा मतलब बेटा वो मेल रहेगा, ये डिप्लॉइड है वो फीमेल है। तो ऐसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखनी है कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फीमेल बनेगी, विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल बनेगी। समझ में आ गया सबको? बोलो यस और नो। ओके चलो, तो ये हो गया बेटा क्रोमोसोम। अब आगे मैं आपको बताता हूँ क्रोमोसोम के टाइप्स भी होते हैं। सो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अभी प्रिया का क्वेश्चन ये है कि फीमेल गैमेट से मेल कैसे बन सकता है। देखो बेटा प्रिया, क्या है कंडीशन, पिछली स्लाइड पे जाता हूँ, 1 सेक। ये देखो फीमेल गैमेट कैसा है बेटा, हैप्लॉइड ही तो है, बराबर है। और मेल भी कैसा होता है बेटा, मेल भी तो हैप्लॉइड होता है, बराबर कि नहीं। तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड हो गया मतलब मेल बनने के लिए जितने क्रोमोसोम है उतने तो फीमेल गैमेट में है ही बेटा। बस लगता है कि उसका मैच्योरेशन होना बहुत जरूरी है, तो उसमें बस एक हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से वो जो फीमेल गैमेट की जो सेल रहेगी उससे मेल बनेगा। क्लियर? ये डिफरेंशिएशन है। अभी आपको ना सेक्स डिटर्मिनेशन में ना क्रोमोसोम पता है ना क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस पता है। अदरवाइज वो जो मेंडल्स के जो लॉज है उस पे बेसिस पे, और एक मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट है उसके बेसिस पे ये एक्सप्लेन किया जाता है कि ये पार्थिनोजेनेसिस कैसे होगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आगे जाके वो पूरा मैकेनिज्म दिया है। अभी बस इतना ध्यान में रखो कि मेल भी हैप्लॉइड है 16 क्रोमोसोम है, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड है 16 क्रोमोसोम है। बस उतने ही क्रोमोसोम जो मेल को लगते उतने सभी इसमें प्रेजेंट है। बस जरूरत होती है इसके डिफरेंशिएशन की, मैच्योरेशन की, और वो होती है पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस। वो आगे जाके आपको 12th में इन डिटेल आएगी। ठीक है प्रिया, समझ में आ गया? उसके लिए तो सेपरेट जेनेटिक्स डिस्कस करना बेटा। में जेनेटिक्स के 3 यूनिट चैप्टर्स वहां पे है, नीट के कंसर्न में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो है। तो जेनेटिक्स के 3 चैप्टर से तो 12 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट नीट में उस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो 12 into 4 48 मार्क्स के लिए वो जेनेटिक्स है। चलो आगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ बेटा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम्स है ना इसके टाइप से 4 टाइप्स। अब किसके बेसिस पे, पहले उसके लिए आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एक बार फिर से देखना होगा। यस, केतन पाटिल करेक्ट है, वेरी गुड। तो देखो बेटा ये क्रोमोसोम मैंने निकाला ना, क्रोमोसोम में कौन कौन से कंपोनेंट्स रहेंगे। ये देखो बेटा क्रोमोसोम में क्रोमैटिड होगा एक, बराबर है। ये क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, और दोनों को ज्वाइन करने वाला जो पार्ट है उसको अपन कहते हैं सेंट्रोमियर, बराबर है। तो फर्दर ये सेंट्रोमियर कहाँ पे है, उसके बेसिस पे उसके 2 टाइप्स है, ठीक है। चलो वो टाइप्स मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहला टाइप है दैट इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। देखो बेटा क्या नाम दिया मैंने उसको, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सो इसमें होता क्या है बेटा, सेंट्रिक। सेंट्रिक मतलब यहाँ पे पोजीशन उन्होंने बताई है सेंट्रोमियर की, और सेंट्रोमियर कहाँ पे है, मेटा मतलब मिडल में। मतलब जिस क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर मिडल में होगा, देखो बेटा ये सेंट्रोमियर है, बराबर कि नहीं, और ये क्रोमैटिड्स, तो ऑलमोस्ट दोनों क्रोमैटिड्स की लेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर है बेटा। इसी ऐसे टाइप के क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। चलो सेकंड टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, एकदम सिंपल टाइप से सभी। अभी जैसे केतन ने भी बताया, केतन का स्कूल कौन सा है भाई, केतन कौन सा स्कूल है,
सब मेटासेंट्रिक, यहाँ पे सेंट्रिक जो है, सेंट्रिक का मीनिंग यहाँ पे भी अपन कंसिडर करेंगे बेटा सेंट्रोमियर। ओके, फिर से वर्ड है मेटा मतलब मिडल, और सब मतलब क्या होगा बेटा नियर द मिडल। तो क्रोमोसोम कहाँ पे है, मिडल पे तो नहीं है लेकिन नियर द मिडल है, तो उससे क्या होगा बेटा, ये देखो एक क्रोमेटिड हो गई, ये दूसरी क्रोमेटिड हो गई, बराबर कि नहीं, ये एक लॉन्ग हो गई, ये एक शॉर्ट हो गई। यहाँ पे क्या था बेटा, दोनों की लेंथ सेम थी, है ना, तो वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग आर्म गेट फॉर्म ड्यू टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर है बेटा, यहाँ पे ये सेंट्रोमियर मिडल में था, ठीक है। थर्ड टाइप बताता हूँ, थर्ड टाइप इज दैट इज ऑफ acrocentric chromosome, that is acrocentric chromosome। तो फिर से वर्ड आ गया बेटा जोम मतलब बॉडी, क्रोमोसोम तो सेंट्रिक, फिर से सेंट्रिक का मीनिंग अपन कंसीडर करेंगे बेटा सेंट्रोमियर। कैसा है सेंट्रोमियर, एक्रो तो नियर द टिप वो प्रेजेंट होता है बेटा। मान लो ये क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर है, ये एक क्रोमेटिड होगा बेटा, ये दूसरा क्रोमेटिड, तो मतलब देखो बेटा one chromatid is very long and one is very short, and such type of chromosome is called as a acrocentric chromosome। और सबसे लास्ट वाला जो टाइप है उसको कहा जाता है बेटा टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। फिर से वर्ड आ गया सेंट्रिक, तो सेंट्रिक मतलब क्या आएगा भाई, सेंट्रिक मतलब आएगा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहाँ पे है, सेंट्रोमियर रहेगा डायरेक्टली एट द टिप। तो भाई टिप मतलब देखो ये हो जाएगी उसकी ट्रांजिशन, तो क्रोमोसोम डायरेक्ट टिप पे रहेगा, एक ही क्रोमेटिड वहां पे फॉर्म होगी। ये हो गए क्रोमोसोम के 4 टाइप्स, समझ में आ गया, यस और नो, टेक्स्ट करो बेटा फटाफट। ओके चलो आगे प्रोसीड करते। अब आज एक और एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज म्यूचुअलिज्म। ये एक टाइप की ऐसी इंटरेक्शन है बेटा जो बहुत मतलब 4-5 चैप्टर्स में इस इंटरेक्शन का रेफरेंस हमें आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये स्टार्ट वाली जो चैप्टर्स है जिसमें इस कंसेप्ट का हमें रेफरेंस बार बार आता है बेटा। तो म्यूचुअलिज्म का मैं सिंपल मीनिंग आपको बता दूं, व्हाट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म इज इट इज व्हाट, इट इज द मतलब सिंपली अगर मैं कहूँ बेटा तो प्लस प्लस टाइप। देखो क्या लिखा बेटा ब्रैकेट में मैंने, प्लस प्लस टाइप, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि गिव एंड टेक मैकेनिज्म। मतलब दो ऑर्गेनिज्म साथ में ग्रो होते हैं और दो ऑर्गेनिज्म जो साथ में ग्रो रहे दोनों का एक दूसरे को बेनिफिट हो रहा है। दोनों में से एक मेंबर भी नहीं है तो दूसरा मेंबर नॉर्मली ग्रो नहीं हो सकता बेटा। सो इसकी सिंपल पहले डेफिनेशन बताता हूँ, फिर एग्जांपल के साथ मैं ये एक्सप्लेन भी करता हूँ। सो म्यूचुअलिज्म इज अ symbiotic association। देखो बेटा म्यूचुअलिज्म इज अ symbiotic association between two organisms। दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है इन विच बोथ ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिटेड, जिसमें दोनों को एक दूसरे का क्या होगा बेटा बेनिफिट होगा, है ना। अब मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल आप लोगों को बता दूं, बायोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन आती है बेटा लाइकेन करके। सो दिस लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अल्गी एंड फंजाई। देखो बेटा क्या लिखा मैंने, अल्गी और फंजाई दोनों के बीच की वो इंटरेक्शन है। अब मैंने क्या बताया कि दोनों साथ में ग्रो होंगे, दोनों का एक दूसरे को बेनिफिट होगा। अब किसका किसको क्या बेनिफिट होगा वो देखते बेटा। अभी जैसे कि आप लोगों को पता होगा बेटा कि जो अल्गी है मतलब ये तो एक प्लांट है, तो प्लांट है बेटा मतलब वो तो खुद फूड बना ही सकता है ना। तो वो जो अल्गी है इस अल्गी के थ्रू उस फंजाई को क्या मिलेगा बेटा, उस फंजाई को फूड मिलेगा।
मतलब अल्गी से फंजाई को फीड मिल गया, फूड मतलब फंजाई को तो बेनिफिट हो गया, चलो वो तो प्लस हो गया, बेनिफिट हो गया। अब उसके बदले में फंजाई उसको क्या देगा बेटा, ये जो फंजाई है ना, ये अल्गी को क्या क्या देगा बेटा, सबसे पहले तो रहने के लिए जगह देगा, दैट इज शेल्टर, और उसके बाद सभी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वो उसको प्रोवाइड करेगा। जैसे कि देखो अभी हायर प्लांट्स अगर हम देखें, क्योंकि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है बेटा, और ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल में से, लेकिन जिस प्लांट को रूट है वो सॉइल में से लेगा। अभी अलगी तो आप लोगों ने देखी होगी बेटा, अलगी में तो कभी रूट नहीं होता, तो अलगी जो फंजाई के साथ ग्रो होती है, अब मान लो यहाँ पे ये फंजाई है और इसके ऊपर ये अलगी ग्रो हुआ है तो ये फंजाई की वजह से अलगी को सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो न्यूट्रिएंट मिल गए मतलब अब फंजाई अलगी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अलगी से फोटोसिंथेसिस से फंजाई को फूड मिलेगा, उसको एनर्जी मिलेगी, वो न्यूट्रिएंट रिलीज करेगा। तो इस इंटरेक्शन में दो ऑर्गेनिज्म साथ में ग्रो होते बेटा, और दोनों में से अगर एक भी ऑर्गेनिज्म एब्सेंट है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी। और इस टाइप की जो इंटरेक्शन है इसको बेटा कहा जाता है कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म। क्लियर होगी म्यूचुअलिज्म सबको, म्यूचुअल इंटरेक्शन, यस और नो? यस। अब और एक क्लास का एग्जांपल बता दूं इसके जैसा जो इंटरेक्शन है, दैट इज पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म क्या है बेटा, प्लस माइनस, क्या काम है, प्लस माइनस, एक को बेनिफिट होगा दूसरे को लॉस होगा। तो ऐसा कौन सा इंटरेक्शन है बेटा, जितने भी पैरासाइट्स है, अब पैरासाइट का मीनिंग तो आपको पता है, पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द होस्ट, बराबर है, वो भी कौन सा होस्ट, लिविंग होस्ट से वो न्यूट्रिएंट गेन करेंगे। तो पैरासाइट फूड लेने वाला बेटा, तो पैरासाइट को तो बेनिफिट हुआ कि नहीं, वो लिविंग को, उसके लिए वो लिविंग को अटैक करेगा, तो लिविंग को, होस्ट को उसका लॉस होगा। दैट इज द प्लस माइनस टाइप ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज पैरासिटिज्म। ऐसे बहुत सारी इंटरेक्शंस होती है, लेकिन अभी हमें जब सिलेबस अपन स्टार्ट करेंगे तो उसमें पहले ही चैप्टर में हमें ये म्यूचुअलिज्म का रेफरेंस आने वाला है, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट यहाँ पे आपको बताया। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको सबसे पहले तो ये क्रोमोसोम क्या है ये बताया, क्रोमोसोम के बाद ये क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन कैसे करते हैं वो मैकेनिज्म बताया, उसके कुछ एग्जांपल्स बताया, उसमें भी जो एक एकदम अनयूजुअल एग्जांपल है बेटा हनी बी का, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम जिसमें होगी, वो एक एग्जांपल बताया, और फाइनली क्रोमोसोम के टाइप्स, म्यूचुअलिज्म। सभी कंसेप्ट समझ में आ गए सबको, यस और नो? ठीक है, बाकी कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद ओके, केतन पाटिल फ्रॉम धरंगा, तो एक्चुअल सिलेबस हम लोग 1 तारीख से स्टार्ट करने वाले बेटा, ठीक है ना, तब तक अपन बस ये बेसिक कंसेप्ट जो है ये डिस्कस करने वाले। तो बाय सबको।